नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जो बोया वही पाया। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, अपना एक आशियाना बनाते हैं और उन्हें लगता है कि अपने बहू बेटों व नाती पोतों के साथ बुढ़ापा चैन से कटेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? और जब माँ बाप दोनों में से कोई एक ना रहे तो परिस्थितियाँ और भी भयावह हो जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही परिवार की है कि जैसे ही पिता की मौत होती है और माँ कुछ दिनों के लिए गांव जाती है, दोनों बेटे और बहुएं घर का बंटवारा कर माँ को स्टोर रूम का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन माँ और दादी ने मिलकर जो किया वो समय की मांग थी, जिससे दूसरे बच्चों को भी सबक मिलेगा। ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं इस कहानी में। डोर बेल की आवाज़ सुनकर गोलू दरवाज़ा खोलने आया। गोलू ने दरवाजे की होल से आंख सटाकर देखा और देखते ही चौंक गया, क्योंकि दरवाजे पर उसकी दादी और एक औरत खड़ी थी। वह देखते ही चिल्लाया, चाची चाची, देखो कौन आया है। बेटा, तू क्यों चिल्ला रहा है? चाची, आपकी आफत आ गई है। अरे, तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? चाची, आप ही तो दादी को आफत कहती हैं। दादी के साथ एक और बूढ़ी औरत आई है। एक और औरत? चाची, दरवाज़ा खोल दूं क्या? नहीं नहीं, लाइट बंद कर दो ताकि दादी को लगे घर में कोई नहीं है, और चुपचाप यहाँ से सरक जाओ। अभी तो 15 दिन ही हुए हैं, गांव से इतना जल्दी क्यों लौट आई? उनका वहाँ मन नहीं लगता क्या? गोलू ने ऐसा ही किया जैसे ही सरिता ने कहा। दरवाज़ा बंद करके सब शांत हो गए। दरवाज़ा बहुत देर तक नहीं खुला तो बाहर खड़ी हुई सरिता जी ने दरवाजे को होल से देखा तो घर में कोई दिखाई नहीं दिया। तो सोचने लगी, पता नहीं सब कहाँ गए, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। अगर सब बाहर गए होते तो दरवाज़ा बाहर से लॉक रहता। तभी अंदर से मनीष आया और कहने लगा, अरे सरिता, तुमने होल में अंधेरा क्यों कर रखा है? सरिता बोली, सुनिए जी, माँ जी आई हैं और साथ में एक और औरत है। एक और औरत? कौन है? ज़रूर दादी होंगी। दादी को क्यों ले आई? अब तो गांव में चाची जी के पास थी। मनीष की पत्नी सरिता बोली, बुढ़िया सठिया गई है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं और साथ में शमशान में भी पैर फैलाए बैठी अपनी सास को भी यहीं ले आई। डोरबेल अभी भी बज रही थी। आवाज़ सुनकर अंदर से बड़ा बेटा राजवीर भी आ गया। बोला, डोर बेल बज रही है, तुम लोग यह सभी हॉल में हो, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? सुनाई नहीं देता क्या? छोटा भाई मनीष बोला, भैया, माँ गांव से लौट आई है, साथ में दादी भी है, अब तो उनके लिए 2 कमरे खाली करने पड़ेंगे। राजवीर बोला, दोनों एक कमरे में रह लेंगे, तेरे पास जो स्टोर रूम है वह दे देना। मनीष बोला, स्टोर रूम बहुत छोटा है, ऊपर से कोई खिड़की नहीं है, 2 खटिया वहाँ पर नहीं बिछ पाएगी। माँ का कमरा आपके हिस्से में आया है, आप ही वह कमरा उन्हें लौटा दो। माँ के बनने के बाद उसे वापस ले लेना। डोरबेल अभी भी बजती जा रही थी। राजवीर बोला, तू क्या चाहता है? दोनों का खर्चा मैं अकेले उठाऊं? बहुत चालाक है। राजवीर की पत्नी भी वहाँ आ गई। बोली, कब से डोरबेल बज रही है, कौन है बाहर? कोई भिखारी है क्या? आप लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? राजवीर अपनी पत्नी से बोला, जा गेट खोल दे, बाहर तुम्हारी सास और दादी सास खड़ी हैं। ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगी। अभी तो माजी को गए 1 हफ्ता हुआ है, फिर से चली आई। वहाँ मन नहीं लगा क्या? क्यों झोला उठाई वापस चली आई? उनके कमरे में तो मेरी सहेलियाँ बैठी हैं, पता नहीं क्या सूझा। रीना पूरा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सरिता के मम्मी पापा आए हैं। अंदर आते ही सरिता की माँ बोली, इतना देर क्यों कर दी दरवाज़ा खोलने में? एक तो बुलाती हो फिर दरवाज़ा नहीं खोलती हो। सरिता अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है। माँ, यहाँ पर गोलू ने बोला कि दादी आई है। सरिता की माँ ने कहा, फ़ोन आया था, तेरी तबीयत ख़राब है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तुरंत घबराए घबराए चली आई और तूने गेट पर खड़ा करके मेरा, अब जा 1 गिलास पानी ला। पर माँ, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया था और मेरी तबीयत भी ठीक है। तभी सरिता जी और उसकी सास कल्याणी जी लाठी का सहारा लेते हुए अंदर आती है और कहती है, हमने समधन जी को फ़ोन करके बुलाया है,
क्योंकि तुम लोग दरवाज़ा तो खोल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया ताकि दरवाज़ा खुल जाए। आशा जी बोली, गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगा दिया? हम पड़ोसियों के घर चाय पीने गए थे, वहीं से फ़ोन लगाया। बड़ी बहू बोली, खाना खाने के बाद आंख लग गई थी। आशा जी देखती हैं दोनों बेटे बहू सब हॉल में बैठे हैं, छोटी बहू उनके पास खड़ी है। आशा जी को माजरा कुछ समझ नहीं आया। पहले वे अपनी सास कल्याणी जी को लेकर अपने कमरे में गई तो देखा बड़ी बहू रीना की सहेलियाँ वहाँ पर बैठकर सब पार्टी कर रही थी, गप सप लड़ा रही थी, अच्छे अच्छे पकवान खा रही थी। उनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। यह सब देखकर घबरा गई। फिर अपनी सास कल्याणी जी को दूसरे कमरे में बिठाया और अपनी बड़ी बहू के पास गई। यह सब क्या है? मेरे कमरे में तुम्हारी सहेलियाँ क्या कर रही हैं? बड़ी बहू बोली, आप दादी जी को भी यहाँ ले आए, घर में कमरे की कमी है। आशा जी बोली, घर में 6 कमरे हैं, एक में तुम रहती हो, दूसरे कमरे में छोटी बहू, एक कमरे में तुम दोनों के बच्चे रह रहे हैं, एक गेस्ट रूम है, बाकी 2 कमरे तो खाली हैं ना। वैसे भी मैं माजी को अपने कमरे में ही रखूँगी, इसलिए एक कमरा तो फिर भी शेष रह गया। राजवीर बोला, वह क्या बात है ना माँ, हमने घर का बंटवारा कर लिया। तुम्हारे बाप को गुजरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तुमने घर का बंटवारा कर लिया? बड़ी बहू क्या संस्कार लेकर आई हो, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही हो। तुम्हारे ससुर को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और यह सब शुरू हो गया। मेरे रहते हुए घर कैसे बांटे तुमने? आदमी तो हम उतने ही हैं, कमरे कम कैसे पड़ गए? छोटा बेटा बोला, दोनों के हिस्सों में 3-3 कमरे आए हैं माँ, एक हम पति पत्नी को चाहिए, एक मेरे बच्चे और एक मुझे गेस्ट रूम के लिए चाहिए। आशा जी बोली, ऐसा करो बेटा, दोनों भाई गेस्ट रूम एक ही रख लो, 2 गेस्ट रूम की क्या ज़रूरत है? राजवीर बोला, माँ आप स्टोर रूम में रह लो, वहाँ ज़मीन पर गद्दे बिछा देंगे। अब देखो ना, उसकी माँ भी आ गई है, उधर रीना की सहेलियाँ भी है, एक काम करो, आप स्टोर रूम में रह लो। बेटा, दादी तो गांव की है, उनको खुले में रहने की आदत है और स्टोर रूम बहुत छोटा है, उसमें खिड़की भी नहीं है, घुटन हो जाएगी तो मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। बहू अपनी सहेलियों से बोलो, पार्टी ख़त्म हो गई है तो यहाँ से चलते बनो। माँ जी, वे अभी 1 घंटे पहले ही तो आई हैं, अभी मैं उन्हें जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ? दरअसल आशा जी के पति यानी कल्याणी जी का बड़ा बेटा परलोक सुधार गया था। बेटी की अचानक मौत से कल्याणी जी सदमे में चली गई थी और बीमार रहने लगी थी। आशा जी अपनी सास को माँ की तरह मानती थी, उनका बहुत सम्मान करती थी, इसलिए सासू माँ को देखभाल के लिए वह कुछ दिनों के लिए गांव चली गई थी ताकि सास की सेवा कर सके, उन्हें ठीक कर सके। पूरे 20 दिन बाद वापस आई तो वह सास को भी ले आई। बेचारी बहुत रो रही थी, अकेली हो जाएगी, रो रो कर सूख कर कांटा हो गई थी। आशा जी को अपनी देवरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, वह कल्याणी जी का सही ढंग से देखभाल कर लेगी। कुछ दिनों में देवरानी भी अपने बेटे बहू के घर में शहर में रहने के लिए हमेशा के लिए जाने वाली थी, मगर आज अपने घर का वातावरण देखकर घबरा गई। आज पहली बार उन्हें अपने बेटे पराये से लग रहे थे। आशा जी स्टोर रूम वाले कमरे में बैठी थी कि स्टोर रूम की दीवार पर टंगी उनके अपने पति की फ़ोटो को देखा तो रो पड़ी। कहने लगी, इतना बड़ा घर दिया, फिर भी बेटों ने आपकी तस्वीर को स्टोर रूम में टांग दिया। बच्चों ने मेरे कमरे को छीन लिया। वह फ़ोटो के सामने खड़ी होकर वह जुदाई आवाज़ से बोल रही थी, आपके बेटे मुझे अजनबी से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पराए घर में आ गई हूँ। जब आपकी फ़ोटो के लिए ही जगह नहीं है तो मेरे लिए क्या जगह होगी? आपके मरते ही बेटे बहू का रवैया बिल्कुल बदल गया। आशा जी ने स्टोर रूम में गद्दा बिछाया, अपनी सास को वहीं पर लेटा दिया। सुबह को आए रात हो गई। दोनों बहू ने सास और दादी सास को खाने को क्या पूछती जब पानी तक नहीं पूछा। आशा जी खाने का इंतज़ार करती रही, मगर 9 बज गए, खाना नहीं आया। उनकी सास भूख से छटपटा रही थी। अपनी सास की हालत वह देख नहीं पाई। उठकर खुद रसोई में गई तो देखा दोनों बहुओं ने
रसोई को भी 2 हिस्सों में बांट लिया है, 2 गेट निकाल दिए हैं। आशा जी बोली, बहू सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला। दोनों बहुएं चुप थी, एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। बड़ी सोच रही थी कि छोटी देगी और छोटी सोच रही थी कि बड़ी दे। एक से बढ़कर एक खाना बनाने में बहुएं बिजी हैं, जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो। बड़ी बहू अपनी सहेलियों के लिए सेवैया पिज़्ज़ा बना रही थी और छोटी बहू पनीर पुलाव पकौड़ी बना रही थी। जैसे लग रहा था कोई मास्टर शेफ़ में कंपटीशन हो गई हो। यह देखकर आशा जी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग इतना कुछ बना रही हो तो दादी सास के लिए भी दे दो। बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। मुझसे भी अब बुढ़ापे में इतना काम तो नहीं हो पाता। चलो अब घर आ गई हूँ तो चैन से 2 रोटी बनाया खाने को तो मिलेगी। माँ जी, आज घर में मेहमान आए हैं तो हम उनके लिए स्पेशल बना रहे हैं। यह मत सोचो कि आपको भी दावत मिलेगी। आप खाने के बारे में ना सोचिए। 90 बरस की दादी सास को आप यह सब खाना खिलाएंगी? उन्हें हज़म नहीं होगा। खटिया फिर से पकड़ लेंगे और आपको उनकी सेवा करना पड़ेगा। हम तो उनको छूने वाले नहीं हैं। आप जाकर खिचड़ी ही बना लीजिए। बहू मेरी सास तो खिचड़ी खाएगी क्योंकि उनके दांत नहीं हैं, पर वह यह सब खाना नहीं खा पाएगी। पर मैं तो खा सकती हूँ ना। छोटी बहू बोली, माँ मेरा 8वां महीना चल रहा है और आप यह जान लीजिए कि कोई आपके लिए पकवान नहीं बनाया है, अपनी माँ के लिए बनाया है। बड़ी मुश्किल से हाँफते हाँफते अपनी माँ के लिए खाना बनाया है। बहुत भूख लगा है तो फ्रिज में ब्रेड बटर बचा है, खा लीजिए। नहीं तो आप बड़ी भाभी से बोलिए, खिचड़ी बना देंगी। बहू सरिता बोली, माँ जी मेरी सहेलियाँ आई है, आपको दिखाई नहीं देता? अब आप आफत लेकर आ गई हैं तो खिचड़ी आप खुद ही बना लें। आप भी उस हड्डी के ढांचे को यहाँ उठाकर लेकर आ गई। आशा जी को गुस्सा आया। बोली, बड़ी बहू अपनी जुबान संभाल कर बात कर। वह मेरी सास है, मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। एक बार मेरे बारे में कुछ बोलेगी तो मैं सुन लूँगी, लेकिन मेरी सास के बारे में बोली तो तेरी जुबान खींच लूँगी। आने दो, बेटे को बोलती हूँ। तभी राजवीर आ गया। अपना बड़ा बेटा देख रहा था। तेरी बीवी दादी के बारे में कितना नाप सनाप पक रही है। उसके लिए कटोरी खिचड़ी बनाना इनको भारी लग रहा है। माँ, रीना सही तो कह रही है और मुझे और भी काम है। सुबह सुबह तुम लोगों का झगड़ा सुनकर अपना दिन नहीं खराब करना चाहता। अब मुझे काम पर जाने दो। इतना कहकर राजवीर गुस्से में चला गया। बड़ी बहू तो पति का साथ पाकर और बोलने लगी। उस बुढ़िया के बारे में बोलेगी तो क्या कर लेगी। यहाँ अपनी रोटी का ठिकाना नहीं है और आप एक और बोझ उठा कर ले आई। आंखें मत दिखाओ माँ जी, अब आपके दिन गए। कहती हुई बड़ी बहू रसोई में कुंडी लगाकर अपने कमरे में जाने लगी। और माँ जी, आपको कोई शर्म लिहाज है? मेरी सहेलियाँ आई है, सब मेहमानों के बीच आप तमाशा कर रही हैं। चुपचाप नहीं बैठ सकती। सुनिए सासू माँ, मैं सिनेमा देखने जा रही हूँ। फिर छोटी बहू ने भी वही किया। अपनी रसोई में ताला लगाकर अपने कमरे में चली गई। यह सब देखकर आशा जी के पैरों में जान ही नहीं बची। वह आंगन में बैठ गई और आंखों में आंसू उमड़ आए। आशा जी स्टोर रूम में गई और गांव से जो टिफ़िन बनाकर लाई थी अपने झोले से निकाला। उसमें से 2 रोटियां अभी बची थी और सब्जियां थी जो ख़राब हो गई थीं, पर रोटी सही थी। फिर कुछ पैसे लेकर वह बाज़ार गई और दूध ले आई। फिर रोटी को चूर चूर करके अपनी सास को चम्मच से खिलाने लगी। पहला निवाला मुँह में जाते ही सास ने कहा, दोनों बेटे बहू हाथ से निकल गए। कल्याणी जी को 90 साल हो गए थे दुनिया देखते हुए। उन्हें अनुभव से ही जान लिया कि मामला ख़राब है। आशा जी बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, अब बेवजह शक कर रही हूँ। कल्याणी जी बोली, जब बहू बेटे 1 घंटे बाद गेट खोले तभी मैं समझ गई थी। अंदर से आई तो मेरे दोनों पोते ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इनका पूरा बचपन मेरी गोद में गुजरा था। अरे जब मैं अंदर आई तो उन्होंने मुझे देखा नहीं। तभी मैं समझ गई कि बेटे अब पराये हो गए हैं। मुझे आशा, कल सुबह ही गांव ले चल, हम वहीं ठीक हैं। शहर की आबो हवा ठीक नहीं है। बच्चे जब बदल गए हों तो हमें भी अपना रूप बदल लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर आशा जी रो पड़ी। सोचने लगी, पता नहीं शायद मेरे संस्कारों में कहीं कमी हो गई।
मेरी परवरिश में कहीं कमी हो गई। कमी मेरी परवरिश में नहीं, शहर की हवा में है। आजकल शहर के बच्चों को आज़ादी चाहिए होती है, सास की सेवा करना कोई नहीं चाहता। धीरज रख, अब अपना मन खराब मत कर। उन बच्चों के लिए इतना कहकर कल्याणी जी अपनी बहू आशा जी को आंखों में आंसू पोंछने लगी और प्यार से सर पर हाथ फेरा। थोड़ा अपनापन मिला तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। दिल में दबे जज्बात बाहर निकल आए। कल्याणी जी बोली, तू मुझे 2 रोटी मत खिलाना, 1 रोटी तू भी खा ले। मैं भी तेरी सास हूँ मेरी पगली। रात को जब बेटे आए, दोनों ने माँ और दादी की खोज खबर नहीं ली, अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। यह भी नहीं पूछा कि माँ ने कुछ खाया या नहीं, दादी ने कुछ खाया या नहीं, दादी की तबीयत कैसी है। बड़ी बहू आधी रात को सिनेमा देखकर सीधा अपने कमरे में चली गई और सब खिलखिलाकर हंस रहे थे, जैसे रात नहीं सुबह हुई हो। माँ अपने घर में अपने कमरे में नहीं, स्टोर रूम में सो रही है और पूरे घर में बेटे बहू ने कब्जा कर डाला। बड़ी बहू के हिस्से में उसकी सहेलियां हैं और छोटी बहू के कमरे में उसकी माँ। सुबह हुई, बड़ी बहू स्टोर रूम में आई और कहने लगी, माजी, ओ माजी, उठिए, इतना देर हो गया है, अभी तक आप सो रही हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं। बहू, अभी तो सुबह के 5 ही बज रहे हैं, चाय लाई हो तो रख दो, उठकर पी लेती हूँ। जा पहले दादी सास को उठा दे, जगह बदल से मुझे रात को नींद नहीं आई। बड़ी बहू बोली, माँ जी, चाय वाय आप गांव में जाकर पी लीजिए, ऑटो खड़ा है, आप दोनों गांव के लिए चले जाइए, सामान तो पैक है ना, आपके बेटे गांव भेजना चाहते हैं आपको। तभी छोटी बहू सरिता भी आती है और कहती है, अच्छा हुआ मेरी माँ को आपने बुला लिया। वैसे मैं भी माँ को बुलाने ही वाली थी, क्योंकि मेरा 8वां महीना चल रहा है और मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे होने वाले बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ यहाँ है, वह सब कर लेगी। आप गांव चले जाइए, आपका गांव में 4 कमरों का घर है, वहाँ आप और दादी माँ आराम से रह लेंगे। अपना सामान उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। आशा जी सोकर उठ भी नहीं पाई थी और बहू ने अपने घर से निकालना शुरू कर दिया। शायद आशा जी को पहले से ही आभास था। आशा जी और उसकी सास कल्याणी जी दोनों आंखें मलते हुए उठी। अपने बेटे से बोले, गांव तो जा रही हूँ, पर मेरा खर्चा कौन उठाएगा। माँ, तुम्हें खर्चे की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे अकाउंट में पिताजी ने दिए हुए कुछ पैसे हैं, उन्हीं से गुजारा करो। बहुत कर लिया अपनी मनमानी इस घर में, आप हमेशा अपनी चलाती रही, मगर अब आपकी बहू बर्दाश्त नहीं करने वाली। अगर आप यहाँ रहोगी तो रोज़ बेवजह कलह होती रहेंगी, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और हम यह नहीं होने देना चाहते, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। अपने बेटे की बात सुनकर कल्याणी जी की आंखें भर आई। तुझे तो शहर की हवा लग गई है बेटा, तेरी आंखों में शर्म लिहाज कुछ भी नहीं बची। अब पति की फ़ोटो को उठाया और रोती रोती अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए गांव चली गई। और बेटी भी इतनी नालायक थी कि अपनी माँ को बस में भी नहीं बिठाया। पोता गोलू कहता है, माँ, अब दादी को ऐसे घर से क्यों भगा रही हैं, यह सही नहीं है। चुप रह, जा अपने कमरे में खेल, बड़ों के बीच मत पड़ा कर, रीना बोली। जब आशा जी गांव पहुंचती है तो देखती है कि उनके देवर भाई गांव छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। आशा जी के साथ कल्याणी जी बोली, बेटा रमन, तू कहाँ जा रहा है, एक बेटे के घर से तो भगा दिया गया, अब तू भी हमें छोड़कर जा रहा है। हाँ माँ, मैं अपने बच्चों के साथ शहर जा रहा हूँ, पर तू भी ध्यान रखना, अपने गांव की ज़मीन मत बेचना। देख आज आशा की क्या हालत हो गई है, रमेश के जाने के बाद वह भी बेघर हो गई है, अब गांव में ही उसका ठिकाना है। आशा जी की हालत देखकर उनके देवर बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्हें शहर जाने का टिकट करवाई थी तो आशा जी को सांत्वना देकर अपने बेटे के घर शहर चले गए, क्योंकि उन्हें तो विश्वास था उनके बेटे बहू ऐसे नहीं हैं। कमला जी और आशा जी दोनों गांव में ही अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। आशा जी अपनी सास का बहुत ध्यान रखती, समय समय पर उन्हें खाना बनाती खिलाती, उनकी खूब सेवा करती। और उधर शहर में दोनों बेटे निश्चिंत हो गए कि चलो माँ और दादी दोनों गई, टेंशन ख़त्म, आफत हमेशा के लिए टल गया। बेटी बहू मिलकर खूब मज़े से पार्टी करते, डिस्को जाते। सरिता खुशी से चहकती हुई अपनी माँ के कमरे में गई, अब तो सारी टेंशन ख़त्म हो गई। अच्छा हुआ वह बुढ़िया अपनी सास को लेकर गांव चली गई। अब मैं होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ, एक पालना भी लाना होगा। सुनो बिटिया, तुम्हारे ससुर जी ख़त्म हो गए थे तो मैं तेरी गोद भराई नहीं कर पाई, अब हम गोद भराई की रस्म कर लेते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो माँ,
सरिता ऐसी हालत में तू शॉपिंग मत करने जा बेटा, मैं अकेले चली जाती हूँ। ठीक है माँ, मेरी फेवरेट रेड कलर का कपड़े लाना, तब तक मैं अपनी सहेलियों को इनवाइट कर लेती हूँ। छोटी बहू ने तो अपना गोद भराई का रस्म किया, पर अपनी सास को नहीं बुलाया। दुनिया के लोगों को बुलाया, निमंत्रण दिया। उसके मायके से सब लोग आए, सहेलियाँ आई, पर वह सास जिन्होंने बड़े प्यार से उसे अपने घर की छोटी बहू बनाकर लाई थी, उन्हें वह बुलाना ही नहीं चाहती थी। 2 दिन बाद गोद भराई की रस्म शुरू हो गई। सब मेहमान सरिता के होने वाले बच्चे को बधाई देते हैं। उसकी माँ होने वाले बच्चे के लिए सोने के कड़े और चैन देती है। सरिता कहती है, माँ, तूने मेरे होने वाले बच्चे के लिए चैन दिया है। अगर तुम्हारी जगह मेरी सास होती तो 500 रुपये से ही काम चला लेती, और वह बूढ़ी दादी 100 रुपये पकड़ा देती और कहती कि खूब जियो, खुश रहो। आशीर्वाद से ही काम चला लेती। अच्छा हुआ, टेंशन गया, पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। गोद भराई की रस्म होने के बाद सारे मेहमान खाना खा रहे थे, तो इस समय दरवाजे की घंटी बजी। एक आदमी आया, उन्होंने एक लिफाफा पकड़ाया। मनीष दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि हाँ जी, आपको किससे मिलना है? तो राजवीर, मनीष का घर यही है? आदमी ने कहा, हाँ जी, मैं मनीष हूँ, आपके लिए गिफ्ट। सरिता कहती है, जी गिफ्ट ज़रूर मेरे होने वाले बच्चे के लिए किसी ने दिया होगा। हाँ हाँ, रुक जाओ, मैं देखती हूँ। और मनीष लिफाफा खोलता है तो पढ़ता है और उसको पढ़कर चौंक जाता है। उसकी बोलती बंद हो जाती है। सरिता कहती है, क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। राजू भी आ जाता है। क्या हुआ मनीष, तुम इतने खामोश क्यों हो? मनीष उसके हाथ से लेटर पकड़ता है। वह लेटर पढ़ता है तो वह भी चौंक जाता है। वह आदमी कहता है कि इस घर के कागजात हैं, अब मैं इस घर का मालिक हूँ। यह घर आपकी माँ ने हमें बेच दिया है, आप इसे तुरंत खाली कर दें, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा। राजवीर और मनीष दोनों के हाथ पैर फूल गए। इधर राजवीर परेशान था कि यह क्या हो गया। अभी टेंशन गया ही था कि फिर से टेंशन आ गया। राजवीर सदमे में आ गया। अभी के अभी घर खाली करो, उस आदमी ने तेज़ आवाज़ में कहा। उसने बहुत कोशिश की, मगर उन लोगों ने ज़बरदस्ती राजवीर और मनीष का सामान घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। सारे मेहमान वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। राजवीर तो सड़क पर ही आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सरिता हाथ जोड़कर बोली, भैया, हमें कम से कम एक रात तो यहाँ रहने दो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊँगी? आप कहीं भी जाइए, मुझे कुछ नहीं पता। जब आपने अपनी माँ को इस घर से निकाला था, तब आपने उनके बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं? मैं तो इस घर का मालिक हूँ। आप यहाँ से चली जाइए, जो आपको करना है करिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। राजवीर और मनीष सरिता की माँ के घर पहुँचे कि रात वहीं गुजार लेंगे, पर सरिता के भाई भाभी ने भी उन्हें वहाँ रहने नहीं दिया। उसकी भाभी बोली, सरिता दीदी, जब आपने अपनी सास को ही नहीं समझा तो मैं आपकी ननद हूँ, बहन को क्यों समझूँ? आप प्रेग्नेंट है तो सारा बोझ मैं क्यों उठाऊँ? आपका इस घर में कोई अधिकार नहीं है। सरिता की माँ बोली, बहू ऐसा मत करो, कहाँ जाएगी बेचारी इस हालत में? माँ जी, आपको यहाँ रहना है कि आपको भी घर से निकाल दूँ? मजबूरी में उन्हें सड़क पर ही रात बिताना पड़ा और भाग दौड़ में सरिता का पेट दर्द भी बढ़ गया। उसे खूब दर्द होने लगा, वह रोने लगी। मनीष घबराता हुआ उसे अस्पताल ले गया, पर रात को कोई इमरजेंसी में भी उसे एडमिट नहीं कर रहा था। वह पागलों की तरह हॉस्पिटल के चक्कर लगाता जा रहा था। अंततः उसे किसी एक सरकारी अस्पताल में एडमिट कर लिया गया और उसके बच्चे को नहीं बचाया जा सका। मनीष का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सरिता तो सदमे में आ गई। वह बुत बनी रहती, किसी से बात नहीं करती। शायद उसे अफसोस हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसने अपनी सास के साथ बहुत बुरा किया था। आज उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिल रही थी। सुबह हुई तो उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और वहीं पर दोनों भाई चले गए। कुछ दिन बाद राजवीर अपनी माँ से बात करने के लिए गांव निकल पड़ा, मगर जब वह गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि गांव की सारी प्रॉपर्टी माँ ने बेच दी। खरीदने वाले हर सुख वाले लोग हैं। उनकी माँ दादी के साथ कहीं गायब हो गई, किसी को नहीं पता था। बगल में उसके चाचा रहती थी, वह भी गांव छोड़कर शहर चले गए थे। अपने बेटे के पास फिर एक पड़ोसी ने कहा, राजवीर, मनीष, तुमने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। वह गांव भी छोड़कर चली गई है और साथ में अपनी सास को भी ले गई। मैं मना करता रहा पर वह नहीं मानी। पड़ोसी ने चिट्ठी पकड़ाई। वह चिट्ठी उसकी माँ की थी। उसने चिट्ठी खोली तो लिखा था, आ गए बेटे, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे।
इसलिए मैं चिट्ठी छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम्हें हमारी खबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह घर मेरे नाम था। जब मेरे पिता को पहले हार्ट अटैक पड़ा था, उन्हें आभास सा हो गया था कि ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने वह घर मेरे नाम कर दिया था। इसलिए जब मैं तेरा घर छोड़कर आ रही थी तो घर की प्रॉपर्टी के कागजात अपने साथ ले आई थी, क्योंकि वह घर अब मैं तुमको नहीं दे सकती। जब मेरे बच्चों ने ही हमें पराया कर दिया तो मैंने भी अपने बच्चों को पराया कर दिया। यह घर बेचकर हम कहाँ जा रहे हैं, यह तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब तुम अपने मन के मालिक हो, तुम्हें जैसे जीना है जियो। बहुत दिन तक मैंने अपने मन की कर ली, तो अब तुम भी अपने मन की करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी माँ की चिट्ठी पढ़कर तो राजवीर कहने लगा, दादी माँ ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। घर बेचने का आइडिया उन्हीं का था। मनीष, हम सड़क पर आ गए। सारी बातें जब बहू ने सुनी तो अपने किए पर पछताने लगी, क्योंकि यह सब उनका ही किया धरा था। आशा जी और उसकी सास कमला जी दूसरे शहर में जाकर एक अच्छे से वृद्ध आश्रम में शरण ले ली थी। अब आशा जी के जीवन का मकसद वृद्ध लोगों की सेवा करना था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।